गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सवाल पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने राज्य में शांति बहाली के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाकर राज्य को देश की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए सवाल पूछा कि जो लोग हमसे 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं वो 70 साल का हिसाब किताब दें। ये हमेशा 370 35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे, ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने? मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। मान्यवर, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीनों में से 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। मान्यवर, 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 22 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। अमित शाह ने एक के बाद एक विपक्ष पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आईएएस अफसरों की तैनाती को सेंट्रल कैडर से जोड़ने के फायदे गिनाए और कहा कि हिंसा की वजह से जम्मू कश्मीर के बच्चे उच्च शिक्षा और अच्छे करियर से दूर रह गए। कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं, इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे। बाहर का क्या होता है? ये नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए। बाहर का है, बाहर का है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने पहले तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया और अब पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं। Why does he choose to insult constitutional authorities? Why does he choose to insult constitutional authorities? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना
और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में विपक्ष खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का अपमान करने वाला शख्स बताया। वित्त मंत्री ने राहुल के लगाए तमाम आरोपों के जवाब दिए और कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, किसी दामाद के लिए नहीं। वित्त मंत्री का राहुल गांधी पर पलटवार। पीएम का अपमान राहुल की आदत। सधे अंदाज में जोरदार जवाब। केंद्रीय बजट पर चर्चा के बाद लोकसभा में अपने जवाब से वित्त मंत्री ने न केवल अर्थव्यवस्था पर सदन की चिंताओं को दूर किया, बल्कि कांग्रेस के हर ऐतराज का गिन गिन कर हिसाब भी किया। I'd like to put it now before this House that since Jan Sangh days, respecting Indian entrepreneurial skills, Indian managerial skills, Indian trade skills, Indian business skills, Indian youth, Jan Sangh onwards, BJP has consistently believed in India. वित्त मंत्री ने खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदन में दिखे रुख पर सवाल खड़े किए और उन्हें प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला बताया, चाहे वो मोदी हो या मनमोहन। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। Why does he choose to insult? And राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। राहुल ने बजट पर चर्चा की बजाय लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाया था और इस दौरान एक जुमले का इस्तेमाल किया था। आज बारी निर्मला की थी तो उन्होंने उसी जुमले से राहुल को सीधा जवाब दिया तो निशाने पर रॉबर्ट वाड्रा भी आ गए। क्योंकि छोटा किसान से हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया। अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर सवालों की बौछार कर डाली। निर्मला सीतारमण ने राहुल के बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेने की वजह पूछी। उन्होंने राहुल से पूछा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर वादे के बावजूद किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया। दोनों राज्यों में किसानों से वादा खिलाफी क्यों की। पंजाब में पराली की वजह से परेशान किसानों पर क्यों नहीं बोले। कृषि सुधार कानून में कहां कमी है, ये क्यों नहीं बताया। सीतारमण ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम बताया और दावा किया कि कोरोना के बाद के हालात में भी सरकार सुधारों को लागू करने से नहीं हिचकी। वित्त मंत्री ने अपनी सरकार का मकसद देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना बताया।
बीजेपी के कुछ सदस्यों ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। बीजेपी के सांसद राकेश सिंह के साथ संजय जायसवाल और पीपीपी चौधरी ने इस सिलसिले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल देश विरोधी बातें करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा स्पीकर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उन्होंने दबाने का काम किया और इसी कारण से उनको इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में और पार्लियामेंट में कोई भी आस्था नहीं है। और राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी किया स्पीकर के डिग्निटी के खिलाफ है। और स्पीकर जो है सबों के हैं, सभी दल पार्टी के हैं, सभी ने सर्वसम्मति से किया है। और यदि स्पीकर की गरिमा नहीं है इस लोकसभा में, इस पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है कि किसी की गरिमा नहीं है। इस पार्लियामेंट को बंद कर देना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम लोग प्रिविलेज मूव कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि सदन नियमों और परंपराओं से चलता है और राहुल नियमों को नहीं मानते, इसलिए राहुल की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। देश किन किन मामलों में नीचा देख सकता है, देश को खंडित करने वाली बातें कैसे सामने लाई जा सकती हैं, देश को तोड़ने वाली बातें कैसे सामने लाई जा सकती हैं, राहुल गांधी सदन के भीतर आकर केवल यही बात किया करते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, विस्तार से कहा है कि उनके खिलाफ सदन की अवमानना और उसके साथ साथ विशेषाधिकार हनन की ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाले समय में सदन की गरिमा को कोई ठेस न पहुंचा सके। बीजेपी के लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा घटाने का आरोप लगाया और ये कहा कि राहुल गांधी सदन का लगातार अपमान करते रहते हैं। अध्यक्ष के अलावा कोई और यह आदेश करे कि आप सब खड़े होकर मौन धारण कीजिए और कुछ सांसद खड़े हो जाएं, तो उन सबों से संसद की मर्यादा घटती है। लोकसभा का संसद राहुल गांधी का न घर है, न उनके कांग्रेस के नेताओं की तरह उनके पेड स्टाफ हैं जो इस तरह का बिहेव वह लोकसभा में कर सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, चीन के मसले पर राहुल गांधी की बयानबाजी पर रक्षा मंत्री ने जोरदार पलटवार किया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से चीन मसले पर राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया गया। राहुल ने आरोप लगाए थे कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन हड़प ली है, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि LAC फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। भारत के जवान फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं। फिंगर 3 पर भारत की स्थायी पोस्ट है, जबकि फिंगर 8 के पार चीन की स्थायी पोस्ट है। भारत ने अपनी जमीन का जरा सा भी हिस्सा नहीं खोया है। उधर विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीनी सेना के अपनी जगह जाने के बाद ही 10वें दौर की बातचीत होगी। I think they have been very clearly spelt out in RM statement, which is self-explanatory. 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. रक्षा मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक पैंगोंग सो इलाके पर गलतफहमी फैलाई जा रही है। दोनों सेनाओं की वापसी पर झूठ बोले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री संसद में तथ्यों पर आधारित जानकारी दे चुके हैं। फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र होने का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। 1962 से 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। भारत लगातार फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग की बात कर रहा है। फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग पर चीन से सहमति है। पैंगोंग सो के उत्तरी किनारे के दोनों तरफ स्थायी चौकियां बनी हैं। फिंगर 3 के करीब भारत की धन सिंह थापा चौकी है। फिंगर 8 के पूर्व में चीन की चौकी है। भारत ने कोई क्षेत्र चीन को नहीं सौंपा है। LAC का सम्मान बरकरार रखा गया है। जवानों की शहादत पर संदेह उनके अपमान के बराबर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत चीन सीमा से जुड़े अपने बयान पर घिर गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भारत की जमीन चीन को देकर समझौता करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भारत का कब्जा पहले फिंगर 4 तक था, जो नए समझौते के बाद फिंगर 3 तक सीमित हो गया है। इस आरोप पर बीजेपी और सरकार की तरफ से तो पलटवार हुए ही, रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया है। राहुल के चीन पर दिए बयान पर घमासान। सरकार और बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी। राहुल का वार, सरकार ने चीन को दी जमीन। चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आया,
हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी। हमारे जवानों को शहीद किया और कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि समझौता हो गया। और समझौता किस बात का हुआ? समझौता यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को पकड़ा दी। सरकार का पलटवार, नेहरू से पूछें किसने दी जमीन। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ा। इस वार और पलटवार की नींव संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद पड़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट को लेकर जो बयान दिया, चीन की सेना के पीछे हटने पर जो खुलासा किया और इस मुद्दे पर हुए समझौते के बारे में जो कुछ कहा, उससे देश ने यही समझा कि झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। हर तरफ मोदी सरकार की सूझबूझ की तारीफ होने लगी, लेकिन कांग्रेस सरकार के दावों से सहमत नहीं। दिल्ली से लेकर राजस्थान के पीलीबंगा की जनसभा तक में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसमें कांग्रेस का रुख साफ दिखा। मतलब फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच जो जमीन थी, जो हमारी पवित्र जमीन है, वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को हमेशा के लिए दे दी है। राहुल का आरोप है कि सरकार चीन के आगे झुक गई, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 3 के राहुल के ब्यौरे की बीजेपी खिल्ली उड़ाती दिखी। उन्हें पता ही नहीं है, वास्तविक रूप से उन्हें तो चौहद्दी बाउंड्री के बारे में पता नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे पहले राहुल ने दिल्ली में भी मीडिया के सामने ऐसे ही बयान दिए और बाद में अपने बयान को ट्वीट कर बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल के इस ट्वीट की जानकारी जब पूर्व सेना अध्यक्ष और बीजेपी सांसद वीके सिंह को मिली, तो उन्होंने राहुल से गद्दार शब्द के मायने समझने और अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। लेकिन ऐसे हमलों के बाद भी राहुल ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सर्कस का नया एडिशन बताया और तमाम आरोपों को झूठ का पुलिंदा और सेना का अपमान करार दिया। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने भी अपने बयान में साफ किया कि LAC फिंगर 4 तक नहीं बल्कि फिंगर 8 तक है, इसलिए भारत फिंगर 8 तक पेट्रोल करता रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फिंगर 3 पर भारत की स्थायी पोस्ट है, जबकि चीन की स्थायी पोस्ट फिंगर 8 के पार है। इस समझौते के तहत जमीन का कोई हिस्सा भारत ने नहीं खोया है। रक्षा मंत्रालय ने ये भी साफ किया कि 1962 से भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का अवैध कब्जा है। I think they have been very clearly spelt out in RM statement, which is self-explanatory. 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन सीमा की सुरक्षा से जुड़े उस मुद्दे पर विपक्ष के कई दल मोदी सरकार के रुख की तारीफ कर रहे हैं। खुशी है कि राजनाथ सिंह जी ने यह फैसला किया है कि हम लोगों को ले जाएंगे और हमें दिखाएंगे वहाँ हाल क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। कितना किया है मैं नहीं कह सकता, वो वहाँ देखना पड़ेगा और उसके बाद उनसे, लोगों से जो वहाँ हमारे अफसर वगैरह हैं, उनसे बात करके पता लगेगा कि वो गए हैं या अभी भी हमारी ज़मीन पर खड़े हैं। कोरोना और किसान आंदोलन के बाद अब भारत चीन सीमा विवाद को कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है। 1 साल के अंदर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए हर मुद्दे में संभावना तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर नेटवर्क 18 सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा। इन इलाकों में बीएसएफ ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए काफी तैयारियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले आतंकी नाले के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे, लेकिन अब अपनी रणनीति में बदलाव करके वो लोग सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि धारा 370 हटने की
कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काने को लेकर काफी समय से बेकरार है। हम आप पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर सबसे लेटेस्ट एक टनल बीएसएफ ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे एक महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंटेलिजेंस ने कई सालों से इंडिकेट किया था कि जो यहाँ पर नाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहाँ से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो बता रही है कि ऐसे टनल इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 ऐसे टनल का एक्सपोजे हुआ है इस एरिया में और इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और भी ऐसे टनल पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बहुत डिस्परेशन है कि आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या लश्कर ए तोयबा के, उनको जम्मू कश्मीर में कैसे भेजा जाए आतंकवादी हमलों के लिए। लेकिन बीएसएफ मुस्तैदी से इन षड्यंत्रों का मुकाबला इस एरिया में कर रहा है। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने पंजाब से लगी पाकिस्तान की सीमा पर एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया। आदित्य राज, कॉल की खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिया सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे गोली मार दी गई। घुसपैठिए के पास से ड्रग्स, एक पिस्तौल और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। जैसे कि हम एक बहुत ही मुश्किल टेरेन से गुजर रहे हैं अभी और इंडिया पाकिस्तान की ये सीमा पर पिछले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन हों या टनलें हों उनको पूरी तरीके से जो है एक्सपोज किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है मजबूती से तैनात है इन सारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे और कोशिश कर रही है कि भारत को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाए। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबे बरकरार हैं, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन, जो टनलों के रास्ते से और ड्रोन से उनको वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और OGW का सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। पर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बहुत ऐसी कामयाबी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सुरक्षा बल को इस एरिया में भी मिली है। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ एक अनोखा शो यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 3 वंडर किड्स एक साथ, जिनके लिए मैथ्स और नंबर सिर्फ एक खेल हैं और उनके आगे कैलकुलेटर भी फेल हैं। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 7,91,212 7,91,212 7,91,212 दूनी 39,81,000 60 7 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट
क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 सितंबर 2017। फ्राइडे। How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में। कि ये हैं चतुर